वेलकम अगेन क्लास। आज हम पॉलीफेज सर्किट, जो कि हमारा यूनिट पूरा ख़त्म हो चुका है, इसको एक बार रिकॉल करेंगे ताकि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको अभी यहाँ से क्लियर हो जाए, और नहीं तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने पॉलीफेज सर्किट समझने से पहले एक ये सिंगल लाइन डायग्राम देखा था। चूँकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया था कि पावर प्लांट से पावर जनरेट होकर कैसे आपके घर तक पहुंचता है। तो इस जानकारी में मैंने बताया था कि जो जनरेटर होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, वो 11 के भी वोल्टेज पे पावर जनरेट करते हैं। उस पावर को हम प्राइमरी सब स्टेशन पे जो वोल्टेज लेवल है उसको 11 केवी से 240 केवी तक और इससे ज़्यादा भी केवी तक बढ़ाकर ट्रांसमिशन लाइन पे सेंड करते हैं। ये जो एक लाइन दिख रही है, ये एरो ट्रांसमिशन लाइन ही है ना। ट्रांसमिशन लाइन आप समझ रहे हो, उसको बोलते हैं। जो टावर टावर बड़े बड़े टावर आपने देखा होगा, वो है, वही होते हैं। अब अब इस पावर को हाई वोल्टेज पे सप्लाई करने का मैं कारण बताया था, क्योंकि हम ज़्यादा ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा के रखते हैं ताकि करंट कम से कम हो। करंट कम से कम होने के कारण हमारा आई स्क्वायर आर लॉस कम होता है, और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आउट में वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जब 240 केवी पे हम ट्रांसमिट किए थे ट्रांसमिशन लाइन पे, तो एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आएगा जहाँ पे हम 230 केवी 240 केवी को 132 केवी में फिर से स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ स्टेप अप हुआ था वोल्टेज किसके थ्रू? ट्रांसफार्मर के थ्रू। कौन सा ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ भी पावर ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन का काम करेगा। तो कितना कैसे करेगा? ये ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके बाद स्टेप डाउन यहाँ हो गया। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं या बड़े बड़े शहर होते हैं जो कि 132 पे वहाँ पे पावर हम सेंड कर सकते हैं। फिर हमारा एक लाइन इधर जो आ रहा है, जिसके बारे में हमारे घर तक कैसे पहुँचेगा वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे 132 पे जो भी वोल्टेज है उसको हम यहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे ले आते हैं, जहाँ पे ये 33। देखो, अब स्टेप अप होने के बाद अब स्टेप डाउन होते जा रहा है वोल्टेज अलग अलग लेवल पे। जैसे आपका कंज्यूमर होंगे, या बड़े बड़े शहर को, एक पूरे एक शहर को एक हम कंज्यूमर मान लेते हैं, उधर वोल्टेज इस लेवल पे सेंड कर सकते हैं 33 केवी पे। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे हम 33 केवी पे वोल्टेज सेंड कर देते हैं। अब यहाँ देखो, ये 33 केवी वोल्टेज जो है यहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमको 33 केवी का वोल्टेज प्राप्त होता है। इतने वोल्टेज पे पावर प्राप्त होता है। अब इसको और भी स्टेप डाउन करते हैं, जो कि हमारे घर तक पहुंचाने के लिए हमारे घर तक पहुंचता है 400 वोल्ट तक का वोल्टेज, जो कि 3 फेज में रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब समझ में आ जाएगा। जो ये 400 वोल्टेज जो दिख रहा है, ये आपका, ये जितने भी लाइन है ये सब 3 फेज में पावर आया है ना। 3 फेज में इतने पावर आए हैं। और ये जो वोल्टेज है 400 वोल्ट, ये लाइन टू लाइन, ये जितने भी वोल्टेज हैं सब लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ठीक है, बताया था लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो ये देखो, 3 लाइन जो दिख रहा है लाइन टू लाइन वोल्टेज, और एक एक लाइन का न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में वोल्टेज 230 आता है। ये मैं निकाल के आपको दिखाया, कल लास्ट क्लास में ही दिखाया था, है ना। तो ये कैसे निकला था? अगर थ्री फेज में लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो सिंगल फेज में यही लाइन टू न्यूट्रल वोल्ट या फेज वोल्टेज जो है हमारा 400/√3 होगा, जो कि 230 वोल्ट आता है। ठीक है। तो ये सब सब स्टेशन हैं जहाँ पे वोल्टेज के लेवल को यहाँ पे स्टेप अप करते हैं, बाकी सब जगह स्टेप डाउन हो रहा है ना। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है पावर सिस्टम का। अब आगे देखते हैं कि थ्री फेज वोल्टेज का वेव फॉर्म किस प्रकार होता है। तो थ्री तीन पेज होते हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट में होते हैं। मैं बता दिखाया हूँ किस प्रकार से होते हैं। और फेस सीक्वेंस क्या होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। तो फेज सीक्वेंस वही होता है थ्री फेज में, जो कि थ्री फेजेस होते हैं, वो जिस सीक्वेंस में अपना मैक्सिमम अटेन करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं, जिस सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब क्रम होता है ना, जिस क्रम में अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करते हैं, जैसे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचते हैं, उसको फेज सीक्वेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आर वाई बी फेज है और उसमें आर वाला फेज, यहाँ देखो ये टाइम का ग्राफ है, ऐसे टाइम बढ़ते जा रहा है। तो देखो सबसे पहले ये आर पहुंच रहा है, फिर उसके बाद वाई वाला फेज पहुंच रहा है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर बी वाला पहुंच रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे फेज सीक्वेंस आर वाई बी कहलाएगा, है ना। और ये इनका जो थ्री फेज वोल्टेज वेवफॉर्म है, मैं बता चुका हूँ किस प्रकार होता है। यहाँ देखो हम लोग तीन वेवफॉर्म की बात करेंगे, वी आर, वी वाई और वी बी। वी आर क्या है? फेज आर का वोल्टेज। वी वाई क्या है? फेज वाई का वोल्टेज। और वी बी क्या है? फेज बी का वोल्टेज। मैं बनाना सिखाया था, यहाँ से देख लो। वी आर यहाँ पे सबसे पहले अपना मैक्सिमम अटेन करता है, उसके बाद यहाँ इधर तो पहले नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव होना स्टार्ट किया, और यहाँ पे ये वी आर के बाद वी वाई यहाँ पे मैक्सिमम अटेन किया। उसी तरह वी बी का जो वेवफॉर्म इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं है ना, ये मैक्सिमम नहीं है, इसके आगे कुछ दूरी और जाके इधर पीछे में होता है। तो हम यहाँ इस पॉइंट को जीरो माने हैं और वी आर को रेफरेंस लिए हैं, उसके रेस्पेक्ट में वी वाई और वी बी का वेवफॉर्म इस प्रकार होता है। तो वी बी यहाँ पे मैक्सिमम पहला अपना अटेंड करता है ना। तो पहले वी आर यहाँ पे इस पॉइंट पे, वी वाई इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे, और वी बी, ये जो वी बी है इस पॉइंट पे। तो सबसे ज़्यादा टाइम वी बी में लग रहा है, सबसे पहले वी आर पहुँच रहा है। तो यही है सीक्वेंस आर वाई बी का। आर क्या है? रेड, येलो, ब्लू। रेड क्यों? जो कि वायर होते हैं, तो हमारे पास जो भी वायर होते हैं, तो तीन फेजेस को अलग से इंडिकेट करने के लिए हम तीन कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, इसीलिए आर वाई बी फेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये तीनों वेवफॉर्म को एक साथ मिला देंगे तो थ्री फेज वोल्टेज वेवफॉर्म इस प्रकार बनता है, जहाँ ये वेवफॉर्म आर का वेवफॉर्म था, है ना, और जीरो से स्टार्ट था वी आर का, तो ये जीरो से स्टार्ट है। ठीक है, उसी प्रकार वी बाई यहाँ नीचे से कुछ स्टार्ट था, तो यहाँ देख लो ये नीचे से स्टार्ट है, ये वी बाई का है, ये वी बाई का है। और वी बी यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ देख लो ये यहाँ से स्टार्ट है वी बी, और ऐसे चलता जाएगा। इसको बनाने का तरीका भी आगे बताता हूँ। यहाँ पे देखो वी आर यहाँ है, वी वाई यहाँ है, वी बी यहाँ है। सबसे पहले वी आर मैक्सिमम पहुँचा, फिर वी वाई पहुँचा, फिर वी बी पहुँचा, और इन तीनों के मैक्सिमम पहुँचने के बीच में जो एंगल होता है उसी को फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फेज सीक्वेंस तो समझ लो कि जो सबसे पहले पहुंच रहा है मैं अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, उस और जो क्रम है मैक्सिमम पहुंचने का, वही अपना क्या है? फेज सीक्वेंस। ठीक है, मैक्सिमम पहुंचने का जो भी क्रम होता है उसको फेज सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ वी आर वाई बी यही फेज सीक्वेंस होगा। और इसमें एक चीज़ है कि 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट में रहते हैं, इसका मतलब तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का अंतर रहेगा। कहाँ पे? उनके मैक्सिमम वैल्यू पे आप चेक कर सकते हो। जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू वी आर का है और ये वी वाई का है, ये दोनों के बीच में 120 डिग्री का फेज एंगल है, और वी वाई और वी बी के बीच भी 120 डिग्री का फेज एंगल है। यही फेज डिस्प्लेसमेंट है। और वी बी और वी आर में भी 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। ये एंगल अच्छे से मैं नेक्स्ट आगे स्लाइड में बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो थ्री फेज वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा। तो ये पहले आप याद कर लो कि वी आर का जो एंगल है, जो वी आर है वो सिंगल फेज जैसे ही वेवफॉर्म उसका, तो डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं, वी एम साइन ओमेगा टी। वी आर को ही रेफरेंस लेके हम बना रहे हैं। तो वी आर के बाद वी वाई क्या है? वाई फेज का वोल्टेज। ये क्या है? सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन फेज डिस्प्लेसमेंट 120 का दिखेगा। कितना? -120, मतलब इससे लैग कर रहा है 120 डिग्री।
वी आर से वी वाई 120 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको याद करते जाओ। फिर ये वी बी वी वाई से, ये वी वाई से 120, लेकिन पूरे वी आर से ये वी बी जो है यहाँ पे, तो ये पूरा वी आर से हम रेफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 120 240, तो यहाँ माइनस 240 डायरेक्ट लिखा हूँ। अब इसी 240 को हम लोग प्लस 120 लिख सकते हैं। तो चाहे आप ये इक्वेशन याद रखो चाहे ये इक्वेशन याद रखो, मैं रिकमेंड करूँगा कि नीचे वाला इक्वेशन ज़्यादा ईजी है याद रखना। यहाँ बस माइनस लिखना है पहले वी वाई में, और यहाँ वी बी में प्लस 120 लिखना है। अब आगे देखते हैं, जो ये प्लस वन माइनस 240 प्लस 120 कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस कोई भी थीटा में साइन हो चाहे कॉस में, उसका साइन टाइम पीरियड 360 होता है, तो हम लोग बस प्लस कर देंगे 360, तो उससे वही मतलब रहता है। तो यहाँ पे प्लस 360 रखोगे तो मतलब कोई चेंज नहीं होगा। प्लस 360 कर दिए तो ये 120 बन जाता है। ये मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे आपको। आगे देखते हैं, इसको और अच्छे से साफ से मैंने फिर से समझाया था कि किस प्रकार से हमारा थ्री फेज वोल्टेज वेवफॉर्म होता है। ये बस कंसेप्ट बिल्डअप कराने का है, एग्ज़ाम में जो आता है वो आगे मैं बताता हूँ क्या क्या आता है एग्ज़ाम में। तो ये आपके कोर्स में है, तो यहाँ पे ये आर फेज है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है आर फेज, उसका ये इक्वेशन है वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी वाई जो है यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है इस प्रकार से। ठीक है, और इसका इक्वेशन है वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। वी बी यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस 120। अब देखो ये स्टार्ट तो होता है, लेकिन आप किस प्रकार ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले ये लाइन, ये आपका एक्सिस बना लो। अब एक्सिस में हर कुछ दूरी पे इस प्रकार से पॉइंट करो। ये है 180 360 है ना, इस प्रकार से पॉइंट लगा लो, और ये सबसे पहले वी आर ड्रॉ कर लो। ठीक है, जब वी आर ड्रॉ हो जाए तो हर वी आर के जो हाफ साइकिल हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, ये दो पार्ट में हर एक यहाँ दो पार्ट ये डिवाइड हो गया, ये और ये। इसके बाद इसका हाफ साइकिल ये वाला है, इसके अंदर भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये पॉइंट लगाते जाओ, है ना। मैं बताता हूँ इस प्रकार, पहले ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। अब इस ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हर एक हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये इतना को मैं हाफ साइकिल बोल रहा हूँ, और ये फिर ये हाफ साइकिल, फिर ये हाफ साइकिल, ये जो ट्रायंगुलर शेप जो दिख रहा है इसके अंदर में है। इसके अंदर में क्या करना है मेरे को कि दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पॉइंट लगाना है। ये दो पॉइंट इस प्रकार होने चाहिए कि ये जो तीन पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ये आपस में बराबर इक्वली डिवाइड हो। मैं कर क्या रहा हूँ, बस ये 180 टोटल है, यहाँ से यहाँ तक 180, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके 60 एंड 120 लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार ये डिवाइड हुआ। अब उसके नेक्स्ट वाला यहाँ पे, यहाँ और यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। उसी प्रकार यहाँ और यहाँ कुछ आएगा, उसी प्रकार यहाँ और यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, डिवाइड आप पहले कर लो। अब आपको वाई फेज बनाना है, तो वाई फेज के लिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 120 से उठा के इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, और फिर आपको ब्लू मतलब वीबी के लिए ड्रॉ करना है, तो आप ब्लू उठा लो और यहाँ से स्टार्ट करो। देखो मैक्सिमम नहीं ले जाने यहाँ पे, और इस पॉइंट पे लाके आप क्या करोगे 60 से नीचे उतार के, फिर जो भी पॉइंट आपको बचा दिख रहा है उसी पे से जाएगा। इसको एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो पाएगा। तो ये तीन फेज का आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये इनका वोल्टेज इक्वेशन है। ये बार बार मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम कंफर्स्ट हो जाए कि वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, वी वाई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और वी बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 होता है। ठीक है, माइनस 120 प्लस 120, ये याद करना चाहते ही चीज़ है। ठीक है,
इसको भी करोगे, हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे सब इक्वेशन सेम ही आएगा, है ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम होता है। अब आगे देखते हैं क्या ये, हाँ 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूँ, ये बार बार मैं बताने का वो नहीं है, आप देख सकते हो कि 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार है। मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। अब ये जो लाइन है ये 90 पे आता है, तो ये 90 है, ये लाइन 90 है ना, 60 प्लस 30 ये 90 हो जाता है। उसी तरह सेम यहाँ पे देख सकते हो 180 प्लस 30 210। अब ये 210 से 90 माइनस करोगे तो 120 आता है। उसी प्रकार आगे ये सब करोगे तो 120 का फेज डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। कहाँ से कहाँ तक हमको देखना है, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू देखना है हर तीनों फेज का। अब आज बात आता है फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना बताया है मैंने कि वी आर को रेफरेंस लिया, वी आर रेफरेंस ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी हो सकता है और इधर ऐसे वर्टिकल लाइन पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया हूँ, आप कहीं से भी ड्रॉ करो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, रेफरेंस तो आपका ये इससे लेके बनाना है, ठीक है। ये अगर वी आर है तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा, तो इससे कोई वो नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, तो ज़्यादा इजी है कि आप हॉरिजॉन्टल लो। हॉरिजॉन्टल ले रहे हो वी आर, तो वी वाई 120 डिग्री शिफ्ट होगा और वी भी 120 इससे 120 डिग्री शिफ्ट होगा। ये पंखे के ब्लेड की तरह शिफ्ट होते हैं, पंखे के 3 ब्लेड होते हैं और तीनों 120 डिग्री पे शिफ्ट रहते हैं, ठीक है। इनके बीच का एंगल 120 रहता है। तो ये आपका फेजर डायग्राम, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, ये तो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का ये मतलब नहीं है कि आर वाई बी एक जगह क्या है मतलब रुके हुए नहीं है, ये जो है हमेशा मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मूव होते रहते हैं, ठीक है। कितने स्पीड से अब यहाँ स्पीड कहाँ से आ गया सर, तो ये ओमेगा स्पीड से, जो हम ये लिखते हैं ना, कहाँ गया यहाँ, ये जो ओमेगा होता है ना, यही एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, यही एंगुलर वेलोसिटी से मूव होते हैं। इस प्रकार तीनों एक साथ मूव होते हैं। अब ये किसी पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले वी आर मूव, जब ऐसे मूव होंगे तो सबसे पहले वी आर रहेगा, जब वी आर उधर चला जाएगा तो उसके बाद आएगा क्या, वी वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, वी बी। तो इसीलिए फेज सिक्वेंस आर वाई बी कहलाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, सेम चीज यहाँ पे दिखाया मैंने। अब यहाँ पे जो वी आर है ना, यहाँ पे दिखाएं कि वी आर का जो मॉड लोगे, ये आर एम एस वैल्यू अगर निकालते हैं जब वी आर का, तो वो वी एम बाई ये इस वी एम, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है, वी एम बाई √2 होता है, ठीक। किसी का भी किसी भी सिनुसोइडल वोल्टेज में आर एम एस वैल्यू आपको निकालना है तो उसके मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 कर देने से आर एम एस वैल्यू आ जाता है। वोल्टेज का निकाल रहे हो तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, करंट का निकाल रहे हो तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा ना, ये इसके लेंथ के बराबर, ये फेजर डायग्राम में इसके लेंथ के बराबर रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ 3 फेज लोड के बारे में। ये तो हमारे, ये अभी तक जितना पढ़े ये सब हमारा पावर सप्लाई था। कौन सा पावर सप्लाई, 3 फेज पावर सप्लाई। और यही पॉलीफेज पावर सप्लाई का में 3 फेज पावर सप्लाई ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर का सप्लाई हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उसी को समझाने के लिए यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि अब ये सब थोड़ी बार बार बनाते रहोगे कि इस प्रकार से सप्लाई होता है, ये फेज होता है, उसके अंदर ये सब नहीं दिखाना है। अब डायरेक्ट आप एक बॉक्स बनाओगे, उसमें लिख दोगे 3 फेज पावर सप्लाई, है ना। और 3 फेज पावर सप्लाई 2 टाइप के होते हैं, एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 4 वायर सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे लोड होता है वो स्टार कनेक्टेड हो, उसके लिए 4 वायर सिस्टम, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रल का पॉइंट होता है। और 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहाँ यूज होता है, जहाँ पे लोड डेल्टा कनेक्टेड हो। ये आगे मैं ये पढ़ा चुका हूँ, आगे अभी देख भी सकते हो। तो ये 2 टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार से बस एक डब्बा रखो और ये लगा दो। अब यहाँ पे ये चीज़ समझा देता हूँ कि सिंगल फेज सब पावर सप्लाई इस प्रकार दिखाते थे, एक फेज लाइन, एक न्यूट्रल लाइन और ये वोल्टेज सोर्स। तो 3 फेज का जो एक्चुअल वोल्टेज डायग्राम
ऐसे दिखाते हैं, क्या कैसे दिखाते हैं, 3 फेज में आप ये सिंगल फेज को दिखा दिए। तो यहाँ पे एक फेज ये हो गया, एक दूसरा फेज यहाँ से न्यूट्रल, तीनों का न्यूट्रल जोड़ दिए तो 3 अलग अलग फेज में वोल्टेज आपका दिख जाता है, और तीनों को वी आर वी वाई वी बी से डिनोट कर दिए। ये 3 फेज पावर सप्लाई इस प्रकार से दिखता है, और ये लोड से आप डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करोगे, और लोड को भी आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लोड को भी दिखाने का भी जरूरत नहीं है, जब तक कि क्या, लोड को 3 फेज लोड कर दो, स्टार कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड है डेल्टा कनेक्टेड। तो इस प्रकार से भी आप सीधे सीधे आप दिखा सकते हो इस डायग्राम से। अब यहाँ पे आ जाओ कि स्टार कनेक्शन के बारे में जानते हैं। लोड जब है इस प्रकार कनेक्ट हो गया है, अब ये जो लोड है ये 2 टाइप के होते हैं। जो भी 3 फेज लोड होते हैं, लोड क्या मतलब जो हमारे मोटर हुए, 3 फेज मोटर, 3 फेज जो भी लोड है, कई तरीके के जो मशीन होते हैं 3 फेज पे, ज़्यादातर तो मोटर ड्रिवन होते हैं, इसीलिए केवल मोटर को ही मैं 3 फेज लोड बोल रहा हूँ, है ना। तो ज़्यादातर 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो ये सब जो भी लोड है हाई पावर के होते हैं, इसलिए 3 फेज पावर सप्लाई से पावर उनको इनपुट किया जाता है, हाई पावर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर की डिमांड रहती है वहाँ पे। अब देखो कहाँ चला गया ये। अब लोड का स्टार कनेक्शन क्या होता है? स्टार कनेक्शन होता है कि 3 फेज हैं, ठीक है, फेज 3 है तो 3 थे, हर एक फेज में इम्पिडेंस होगा जिसको Z बोलेंगे। तो हर एक फेज में Z1 Z2 Z3 3 थे इम्पिडेंस होगा, हर एक इम्पिडेंस के 2 टर्मिनल होंगे। अब इन टर्मिनल में किसी भी एक तरफ के पॉइंट को, जैसे मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये टर्मिनल के नाम रख दिया हूँ, यहाँ मैं A2 B2 C2 तीनों को जोड़ दिया और उसको एक न्यूट्रल पॉइंट बोल दिया, ठीक है। और A1 B1 C1 को, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया, स्टार लोड के टर्मिनल पॉइंट। तो इसको अगर ठीक से मैं बनाऊं फिर से, तो ए को इधर और सी को इधर खींच के लाऊं तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, हाँ, इसको नीचे ले जाऊं तो इस प्रकार से एक डायग्राम बन जाएगा जो कि इस प्रकार दिखेगा ना। इसको स्टार बोलते हैं, इसे को स्टार कनेक्टेड लोड बोलते हैं। जो कॉमन पॉइंट होता है उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, और ये टर्मिनल पॉइंट्स ए बी सी, है ना। अब इसी को उल्टा पलट दो तो ये वाई जैसा भी दिखता है, तो इसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। अब आगे आ जाओ, एक इम्पिडेंस जो है उसमें लोड क्या है, ये जो इम्पिडेंस ये जेड है, जेड को डायरेक्ट इस प्रकार से दे सकता है ना, कि जेड इतना है, 10 एट एंगल पोलर फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे सकता है। और ये जेड उसमें क्या इम्पिडेंस क्या है, कोई भी लोड है, सिंपल आर हो सकता है, आर एल हो सकता है, सीरीज आर एल हो सकता है, सीरीज पैरेलल कोई भी हो सकता है, उसका इम्पिडेंस जो भी है एक वैल्यू आपको इस प्रकार से दिया रहता है। अब कहता है कि यदि Z1 Z2 Z3 तीनों अगर बराबर हैं, ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हैं, कोई वैल्यू ले लो Z के बराबर हैं, तो इसको बैलेंस लोड बोलेंगे, बैलेंस लोड कंडीशन बोलेंगे। अब जैसे कि बैलेंस सप्लाई की बारे में बात की, बैलेंस सप्लाई में क्या होता है, ये जो तीनों फेज के ये जो वैल्यू है ना, ये आरएमएस वैल्यू तीनों फेज के बराबर होते हैं और वो 120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहते हैं। तो ये बैलेंस पावर सप्लाई होता है। पावर सप्लाई हमेशा बैलेंस होता है, लोड अनबैलेंस हो सकता है। तो अनबैलेंस की बात तो ही नहीं करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं है। अनबैलेंस का कंडीशन तब अधिकतर बनता है फॉल्ट के सिचुएशन में बनता है, तो आप उसको कंसीडर मत करो क्योंकि आपको हमेशा बैलेंस लोड ही चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, ये Z1 Z2 Z3 की जगह मैं Z बस लिखूँगा क्योंकि ये सब बैलेंस लोड है। तो Z केवल एक नॉर्मल होगा और वही आपको देखना है, ठीक है। तो अन्यथा अनबैलेंस लोड कहलाएगा। अब देखो, अब से मैं हर एक इम्पिडेंस को Z1 Z2 Z3 ना लेके Z लिखूंगा क्योंकि बैलेंस लोड की बात करेंगे। एंड न्यूट्रल पॉइंट, और ये बस न्यूट्रल पॉइंट स्टार कनेक्शन में ही हो सकता है, डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो, स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, टी कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब वही वाई को थोड़ा सा इधर खींच दो तो टी बन जाता है।
अब डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे। डेल्टा कनेक्शन को डी कनेक्शन भी बोलते हैं। ये किस प्रकार बनता है, देखो यहाँ पे 3 इम्पेडेंस ले लो, उसके टर्मिनल के नाम लिख दिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। यहाँ Z1 Z2 दिखाया हूँ, ये दोनों बैलेंस लोड कंडीशन में ये तीनों बराबर ही रहेंगे, अलग अलग दिखाने के लिए भी मैं बस लिखा हूँ। तो ये Z1 Z2 Z3 है। अब यहाँ पे क्या करो, किसी भी एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से कनेक्ट किया हूँ। A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से। तो ये कनेक्शन जो बनता है इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। इसको अगर रीड्रॉ करें, यहाँ पहले लिख लो A2 को B1 से, B1 B2 को C1 से, C2 को C1 से, A1 से इसको आपको फिर से ड्रॉ करना है। रीड्रॉ करोगे तो डेल्टा जैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे देखो 3 आपके इम्पिडेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे A2 को यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप रख लिए। अब इसको यहाँ पे आप वाइंड कर दिए, है ना, सोल्ड कर दिए। तब क्या हो जाए, A2 B1 से कनेक्ट हो गया, B2 C1 से और C2 A1 से, जो ये कंडीशन था। तो ये डेल्टा कनेक्शन होते हैं। अब ये A1 वाला पॉइंट को बाहर निकाल लिया है, B1 वाले पॉइंट को 1 1 वाले पॉइंट को बाहर निकाल लिया नाम से। और यही देखो A1 और C2 दोनों कनेक्टेड है, तो इसको C2 भी बोल सकते थे, लेकिन मैं C2 ना बोल के A1 ही बस बोल रहा हूँ। एक तरफ का जो भी नाम है उसको बोल रहा हूँ। अब देखो, चूंकि डेल्टा कनेक्टेड लोड में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता था, ऐसे लोड के लिए 3 फेज 3 वायर पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कनेक्ट ही करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल एक्स्ट्रा न्यूट्रल लगा के करो क्या, इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं है। तो पैसे की बचत करो, न्यूट्रल पॉइंट मत लगाओ। अब देखो डेल्टा इस प्रकार दिख रहा था, मतलब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, ये जो ट्रायंगल इसको उल्टा कर दो, इस तरफ पे इस प्रकार बन जाएगा। अब इसको यहाँ ये नीचे वाले पॉइंट को खींच दो, ठीक है, खींच के इस प्रकार से बना दो, तो ये कुछ पाई जैसा दिखता है, तो इसको पाई कनेक्शन भी कहते हैं। तो ये सब नाम है, आपके कंसेप्ट के लिए बस बता रहा हूँ। आगे देखो, अब ये यहाँ से जो है, ये बेटा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटीज। क्या है लाइन और फेज क्वांटिटीज? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या आपके रिलेशन है, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन है इन केस ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन के लिए अलग आएंगे, डेल्टा कनेक्शन के लिए अलग आएंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो इसको फिर से अभी आप एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ कि देखो, अब हम लोग सबसे पहले स्टार और डेल्टा के बारे में यहाँ पे अभी जान गए कि स्टार में एक न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, स्टार में एक न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ स्टार दिख रहा है, डेल्टा इस प्रकार से रहता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये RYB फेज को ABC फेज भी बोल सकते हैं। आगे देखो, माना लोड इज कनेक्टेड। अब स्टार के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं ना, स्टार कनेक्टेड लोड के लिए। अब वो बैलेंस लोड है और लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब करंट लैग करेगा। किससे लैग करेगा? वोल्टेज से, अप्लाइड वोल्टेज से लैग करेगा। इतना समझ में आया? अब देखो, ये बता चुका हूँ कि जब लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब यहाँ थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। थीटा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि करंट को लैग कराना है। जब लैग होगा तब जेड अगर यहाँ पॉजिटिव हो तभी जाके करंट का, जेड का यहाँ एंगल पॉजिटिव है तब जाके करंट का एंगल नेगेटिव होता है। तो जब भी लैगिंग पावर फैक्टर का बात करें तो हमेशा समझ लेना कि जेड का एंगल पॉजिटिव रहेगा, और लीडिंग का बात करेगा तो जेड का एंगल नेगेटिव रहेगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ अब देखो क्या है लाइन करंट, क्या है फेज लाइन करंट, फेज करंट क्या है, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या है। देखो, जब ये स्टार कनेक्शन है, RYB को कनेक्ट कर दिए, न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो भी ये लाइन, इनको लाइंस कहते हैं, RYB फेज के लाइन कहलाते हैं, ठीक है। लाइन करंट का मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज का मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। लाइन टू लाइन, कौन से लाइन?
आर लाइन बी लाइन, इन दोनों के बीच का वोल्टेज हो सकता है, आर लाइन वाई लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज हो सकता है, तो इसको लाइन टू लाइन वोल्टेज, या सिंपली ये टर्म हटा दो, यहाँ से ये टर्म हटा दो तो बचता है लाइन। तो लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज का मतलब जो भी दो लाइन है उनके बीच का वोल्टेज। फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज मतलब लाइन टू फेज, लाइन टू न्यूट्रल, सॉरी लाइन टू न्यूट्रल या फेज टू न्यूट्रल बोल सकते हैं। अब देखो लाइन और फेज में डिफरेंस यही है, इसको फेज, ये तो फेज लाइन ही है, ये सब फेज लाइन ही है, ठीक है, फेज लाइन ही है। लेकिन जब फेज वोल्टेज आप बोलते हो तो फेज वोल्टेज का रेफरेंस हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से जब आप मेज़र करोगे हर एक फेज लाइन का वोल्टेज को तो उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो इसमें कभी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बस एक नाम याद रखो, लाइन वोल्टेज मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज, आर लाइन वाई लाइन बी लाइन, इन तीनों के बीच के वोल्टेज को बोलते हैं लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज मतलब जो भी फेज है न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में जब भी आप लोगे तो उसको फेज वोल्टेज आर वाई बी बोलेंगे। लाइन करंट क्या होगा? लाइन करंट जो भी लाइन में फ्लो होगा करंट, ये आर लाइन बी लाइन वाई लाइन, ये लाइन करंट कहलाएंगे, ठीक है। फेज करंट जो होंगे वो फेज में जो करंट फ्लो होंगे उनको कहेंगे। जो ये फेजेस हैं, यहाँ पे देखो एक फेज ये है, एक फेज ये है, एक फेज ये है, तीन फेज है, थ्री फेज लोड है। तो अब इसमें जो भी जेड के थ्रू करंट फ्लो होता है उसको फेज करंट बोलते हैं। अब यहाँ सिंपल से आप देख सकते हो, जो भी स्टार कनेक्टेड लोड होंगे उसमें जो लाइन में करंट फ्लो होगा वही फेज से ही होके जाएगा। तो लाइन जो स्टार कनेक्शन लोड, ध्यान से सुनो, जो स्टार कनेक्शन होता है, जब स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट फेज करंट हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। स्टार के लिए लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होते हैं। अब लाइन वोल्टेज मैंने बता दिया, आर वाई वी आर वाई का मतलब होता है वी आर माइनस वी वाई, ये फेज वोल्टेजेस है ना। वी आर वी वाई माइनस वी वाई करेंगे तब वी आर वाई आएगा। वी वाई भी निकालने के लिए वी वाई माइनस वी बी करना पड़ेगा। ये फेज वोल्टेजेस हैं, आर वाई और वी फेज वोल्टेजेस हैं। आर वाई ये लाइन वोल्टेज है, वाई बी ये लाइन वोल्टेज है, बी आर ये लाइन वोल्टेज है, लेकिन अलग अलग कर दो तो ये फेज वोल्टेज कहलाते हैं, है ना। ये लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, और इस प्रकार निकलता है स्टार कनेक्शन के लिए। स्टार कनेक्शन के लिए लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट ऑलवेज होता है। आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे आर को मैं ऊपर डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में बनाया हूँ और यहाँ पे इसको रेफरेंस लिया हूँ, इससे 120 डिग्री लैग करेगा वी वाई और वी वाई से 120 डिग्री लैग करेगा वी बी, और इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हमको निकालना है। तो लाइन वोल्टेज क्या था? लाइन वोल्टेज जिसे वी आर वाई निकालना है तो वी आर माइनस वी वाई करना पड़ेगा, या माइनस वी वाई तो नहीं दिख रहा है, तो माइनस वी वाई करने के लिए क्या करूँगा, ये वी वाई यहाँ दिख रहा है, ये वी आर वी वाई, इसी को रीड्रॉ किया, या हम इसको माइनस बनाना है तो इसको पीछे ले जाओ। सेम इतना लेंथ है, सेम पीछे भी लेंथ होगा, ये 180 डिग्री पे रहेंगे दोनों, तो इसी को 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब माइनस वाई, मतलब माइनस लगा दो साइन, मतलब पीछे चला जाता है ना, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब ये हो गया माइनस वी वाई। अब यहाँ देखो ये तीनों लेंथ जो हैं आपस में बराबर है, तीनों वेक्टर के लेंथ आपस में बराबर है। ये माइनस हो गया है लेकिन इसकी ये दोनों का लेंथ बराबर है। जब ये दोनों का लेंथ बराबर है तो ये फेज, ये लाइन, तो ये दोनों का जो परिणामी आएगा तो ये वी आर माइनस वी वाई हो जाएगा। ये दोनों का जो सम करूँगा तो वी आर माइनस वी वाई होगा, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा तो प्लस से माइनस माइनस होता है, तो वी आर माइनस वी वाई कहलाएगा वी आर वाई, है ना, जो कि लाइन वोल्टेज होगा। और ये लाइन वोल्टेज यहाँ पे वी आर वाई इस प्रकार निकला, उसी प्रकार हम वी वाई भी निकाल सकते हैं और वी बी आर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एंगल के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये एंगल तो आगे आएगा, चलो दिखाता हूँ। अब करंट के बारे में भी थोड़ा सा देख लो कि करंट कैसे दिखाते हैं फेजर डायग्राम में। वी आर वी वाई वी बी तो समझ में आ गया। अगर स्टार कनेक्टेड लोड है और लोड पावर फैक्टर लैगिंग है तो करंट, हर फेज करंट
फेज वोल्टेज से लैग करेगा, फेज करंट फेज वोल्टेज से लैग करेगा। अगर थीटा डिग्री है पावर फैक्टर एंगल थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री से लैग करेगा। कितना? थीटा डिग्री से। तो हर एक करंट देखो बराबर होंगे, बैलेंस लोड के कारण, बैलेंस लोड है इसलिए सभी करंट बराबर होंगे। 120 डिग्री इनके बीच भी एंगल आएगा, और वो हर एक फेज करंट फेज वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग करेगा। यहाँ भी देख लो थीटा, यहाँ भी देख लो थीटा डिग्री से लैग। लैग का डायरेक्शन इधर क्यों नहीं बनाया सर? इधर भी तो बना सकते थे। तो इधर नहीं होता बेटा। जब भी आप लैगिंग का डायरेक्शन देखना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, लैग होगा। तो हमारे वी आर से आई आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब लैग कर रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देख लो, वी आर वी वाई है, वी वाई से इस क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आई वाई। यहाँ पे वी बी से देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी बी है, तो ये लैग कर रहे हैं। आगे देखो, अब ये है आपका, अभी तक तो आप कंसेप्ट बना लिए किस प्रकार। अब एग्जाम में पूछेगा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज स्टार कनेक्टेड लोड के लिए आप बना दो, तो आप किस प्रकार बनाओगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि वी आर वी बाई वी बी आप इस प्रकार बना दो। यहाँ पे वी आर यहाँ नीचे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया हूँ, और ये वी बी और ई बी बाई इस प्रकार होगा। और वी आर बार जो है वेक्टर के साइन है, इसका मोड करते हैं तो वी आर वैल्यू आएगा, जो कि ये लेंथ है। ये समझाने के लिए ये तीनों लेंथ आपस में बराबर हैं, क्योंकि इनका वैल्यू बराबर है। अब देखो वी आर वाई निकालने के लिए वी आर माइनस वी वाई करना है, क्योंकि वी वाई माइनस में यहाँ पे पॉजिटिव में था, इसको नेगेटिव ले जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस वी वाई कहलाएगा। ये माइनस वी वाई का लेंथ और यहाँ दोनों का लेंथ बराबर है। जब लेंथ बराबर है तो इनका जो परिणामी आएगा वो इनको बाइसेक्ट कर, इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एंगल भी थोड़ा देख लेते हैं कि जब ये 120 डिग्री 120 डिग्री और ये पूरा का 120 डिग्री है ना। तब जब बैलेंस कंडीशन है तो ये पीछे जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इसको 60 डिग्री मतलब बाइसेक्ट करेगा। इधर पूरा ये पूरा 60 कहलाएगा, ये पूरा 60 कहलाएगा, है ना। तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे ये दोनों वेक्टर भी सेम लेंथ के हैं, तो इनका जो परिणामी आएगा ये पूरे एंगल को, इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेगा। यहाँ से यहाँ तक 60 था तो ये 30 रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखेंगे माना फेज वोल्टेज वी आर वी वाई वी बी को वी पी एच बोल दे रहा हूँ। लाइन वोल्टेज क्या क्या होगा? वी आर वाई, लाइन वोल्टेज वी आर वाई, वी वाई वी बी आर कहलाएगा, उनको वी एल बोल रहा हूँ, है ना। ये मोड ले लेना, मतलब उनका आर एम एस वैल्यू बोलेंगे, आर एम एस वैल्यू आ जाना सीधे सीधे। अब चूंकि वी आर वाई इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई होता है, या वी आर प्लस ब्रैकेट में माइनस वी वाई कर लो। अब इसको फेज में दिखा दो इस प्रकार से, यहाँ ऐसे फेज में दिखा दो। अब यहाँ पे कहेंगे कि दोनों का मोड बराबर है ना, दोनों का मॉडुलस बराबर है तथा उनके बीच का कोण 60 है। तो अब एक फॉर्मूला है कि जो उनका परिणामी का लेंथ कितना होगा, तो परिणामी का लेंथ या आरएमएस वैल्यू इस प्रकार आएगा, वी आर वाई जो इनका परिणामी है ये हो जाएगा मॉड ऑफ वी आर वाई, या इसी को बोल रहा हूँ इक्वल टू, अगर 2 इंटू कोई भी एक वेक्टर का लेंथ इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आर एम एस वैल्यू इसको बोल सकता हूँ सीधे। अब यहाँ पे आ जाओ, मॉड लगा दिया तो सिंपल से उतार दिया। मॉड लगाने के बाद ये बार हटा दे, बार हटाने का मतलब ये जो उसका डायरेक्शन है, जो वेक्टर है ये हट गया, बस उसका लेंथ में कंसिडर कर रहा हूँ, तो लेंथ को सीधे सीधे वी आर में शो कर रहे हैं। वी आर वाई इक्वल टू 2 वी आर कॉस थीटा बाई 2। थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल। थीटा कितना था? 60/2। सेम यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है, सेम कंडीशन वहाँ पे डेल्टा के लिए करंट में लगता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सब सेम ही है, बस यहाँ पे वोल्टेज स्टार में वोल्टेज के लिए कर रहे हैं, डेल्टा में करंट के लिए करेंगे, है ना, बाकी सब सेम है। तो 60/2 मतलब 30, और 30 का मतलब √3/2 वी एल
2, और ये वी आर क्या था, वी आर बाई वी एल होगा 2 इंटू वी आर वी पी एच, फेज वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, cos 30 होता है √3/2, यहाँ सब सेम है, 2 से 2 कैंसल, तो वी एल और वी पी एच में ये रिलेशन है कि जो लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होता है। आगे आ जाओ, अब इसको याद करने के लिए बोला था कि बस ये याद रखो कि लाइन इक्वल टू √3 वी पी एच होता है। अब चूंकि करंट तो बराबर